দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेएलपी किया था, ठीक है, लेकिन तुम लोग अपना कॉपी सामने रखो जहां लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, बिकॉज इस पीडीएफ में वो नहीं मिलेगा। लैपटॉप चेंज हुआ था इस वजह से, ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ कि जो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। मुझे तो याद है, हम बता देंगे, लेकिन तुम लोग को रिलेट करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ओपन कर लिया है, गलती से ही है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर हम याद दिलाते, हम लोगों ने पढ़ा क्या था। हम लोगों ने जेएलपी में पढ़ा था कि जेएलपी का ट्रीटमेंट कैसे करके होता है। तो जेएलपी का ट्रीटमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट, और जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी, ये होता है, ठीक है। और उसमें क्या क्या होगा पूरा डिटेल्स में हम लोगों ने किया था। गुड मॉर्निंग मैम। আরে ম্যাম নেই, ম্যামের কল কেটে গেছে। गुड আবার मॉर्निंग মনে मैम। হয় আরে আমি আবার মনে হয় নেটওয়ার্ক ইস্যু।
मेरा आवाज नहीं आ रहा था ना तुम लोगों को? হ্যাঁ ম্যাম আসছিল না। ওটাই আমি ভাবছি কি হলো, তোমরা কিছু বলছো না, হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে বলবে তো। এটা কি জানি না কিভাবে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্ক্রিন শেয়ার আছে? স্ক্রিন তো শেয়ার করলাম, একবার চেক করো তো স্ক্রিন শেয়ার আছে কিনা। हाँ मैम। স্ক্রিন হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, आवाज तो আসছেই, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इलास्ट्रेशन 7, ठीक है। अगर ऐसा हो ना तो मुझे एक बार व्हाट्सएप में लिखो। ये देखो मेरा ये अचानक से ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है फिर से। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एज्यूमिंग नो जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा मेथड हमें फॉलो करने के लिए बोला है, बोलो। जेएलपी अकाउंट अगर मेंटेन, जेएलपी अकाउंट कब मेंटेन होता है? जब हम लोग सरेंडर वैल्यू से, सरेंडर वैल्यू जो हमें मिलेगा उसको एसिड ट्रीट करते हैं, इसीलिए प्रीमियम के एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, जितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा उतना हम लोग एसिड ट्रीट करते हैं, बाकी एक्सपेंसेस को एक्सपेंस बोलते हैं, है ना। तो ये कौन सा मेथड है? बोलो, ये कौन सा मेथड है? এখানে আমি দেখাতে পারবো না কারণ অন্যটাতে আছে। তো তোমরা, তোমাদেরকে যে লাস্ট ক্লাসে আমি জেএলপি পড়িয়েছি সেখানে আমি তিনটে মেথড শিখিয়েছি, জেএলপি অ্যাজ অ্যান এক্সপেন্স, জেএলপি অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট, জেএলপি অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটি। জেএলপি অ্যাকাউন্টের মানে হচ্ছে যখন আমরা প্রিমিয়াম পে করছি কিন্তু আমরা এটা ধরে নিচ্ছি যে যেহেতু 900 আমাকে সারেন্ডার ভ্যালু আমি পাবো, তাহলে বাকিটা আমি অ্যাসেট ট্রিট করব, ঠিক আছে, বাকিটা আমি অ্যাসেট ট্রিট করব। তো তখন বলে জেএলপি অ্যাকাউंट मेंटेन। देखो लेखानो আছে जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट, और स्लैश देके लिखवाया हुआ है जेएलपी अकाउंट मेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है जेएलपी अकाउंट मेंटेन मत करो, तो कौन सा मेथड करने के लिए बोला है, बोलो। বলো, ওই জন্য তো এত ডিটেলসে আমি পড়ালাম ওই জিনিসটা। তিনটে তো মেথড আছে, তিনটের মধ্যে কোথায় আমরা অ্যাসেট ট্রিট করছি না বলতে পারবে না তোমরা? एक्सपेंस और हाँ, लायबिलिटी। क्यों, लाइबिलिटी में भी तो एसेट ट्रीट कर रहे हैं ना, वहां पर भी तो जेएलपी दोनों साइड दिखा रहे हैं, जितना जेएलपी एसेट ट्रीट करते हैं उतने का ही रिजर्व बनाते हैं। हाँ मैम हाँ। तो फिर एक्सपेंस सिर्फ तो एक ही मेथड है जहां पर जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। मतलब जेएलपी अकाउंट मेंटेन नहीं होने का मतलब है कि जेएलपी को ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, कहां पर, सिर्फ और सिर्फ। एक्सपेंस हाँ, फिर करेक्शन। तब ठीक है। तो अब इसमें हमें बोला है नेसेसरी लेजर बनाने के लिए, ठीक है, हमें कुछ लेजर बोला नहीं है, तो हम लोग क्या क्या लेजर बनाएंगे। तो देखो, जब प्रीमियम पे होता है तो उसका एंट्री क्या होता है, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। तो हम लोग एक जेएलपी प्रीमियम बना लेते हैं। एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं। देखो जरूरी है, इसीलिए तो मैंने उतना डिटेल्स में करवाया है ताकि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओ, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो थोड़ा देख के ही बताने का कोशिश करो एटलीस्ट, उतना भी कुछ मुश्किल है नहीं। एक पीएल अकाउंट भी बनेगा क्योंकि लास्ट में जाके हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम जो खर्चा है उसको पीएल में क्लोज करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास जो एंट्री लिखा था देखो ना तुम लोग, जेएलपी हाँ प्रीमियम मैम। टू बैंक, फिर उसको पीएल में चार्ज किया था, ठीक है। फिर जब हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो फिर एंट्री क्या होगा, क्योंकि देखो रिटायरमेंट है तो मैंने बता दिया, मुझे ही पूछना चाहिए था, रिटायरमेंट है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा, तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो एंट्री क्या होता है, बैंक टू जेएलपी,
ठीक है। जेएलपी तो एक है मैम। हाँ, तो एक जेएलपी अकाउंट भी बनेगा। तो इसका मतलब अब ये मत सोचो तुम लोग कि यहाँ तो लिखा है जेएलपी अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक है, तो यहाँ क्यों लिख दिया? तो अकाउंट मेंटेन का मतलब ट्रीटेड एज एन एसेट, वो चीज, वो जेएलपी का पैसा मिलेगा तो वो तो हर जगह पे बैंक टू जेएलपी होगा, चाहे कोई भी मेथड कर लो। लेकिन यहाँ पर जेएलपी अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड का मतलब है कि वो मेथड जहां पर हम लोग जेएलपी को एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। अगर तुम लोग चाहो तो एक बार देखो अपने कॉपी में, हम बता दे रहे कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो जहां मैंने मेथड लिखवाया है ना नाम, वहां पर मैंने लिखवाया है जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट, फिर स्लैश दे के लिखा है जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। उसका मतलब ही होता है जेएलपी अकाउंट इज मेंटेन्ड। एक बार देख लो, दिमाग में मेरा बात चला जाएगा जो मैंने बोला। देखो लिखा हुआ होगा। हाँ मैम, ठीक जेएलपी है। एजेंस है मैम। हम्म। अच्छा, अब प्रीमियम पे करोगे तो क्या एंट्री होगा? जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर 10th जून को हम लोग लिखेंगे 10th जून 2018, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना? 3000। और बैंक में क्रॉस पोस्टिंग करो बाई जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। फिर पीएल में क्लोज होगा तो क्या एंट्री होता है? पीएल डेबिट टू जेएलपी पीएल प्रीमियम। हाँ। तो ये पीएल वाला एंट्री लेकिन कब होगा? ईयर एंड में होगा, 31 दिसंबर 18 टू जेएलपी प्रीमियम 3000, ठीक है। अच्छा, अब पीएल हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जेएलपी प्रीमियम में लिखना पड़ेगा बाई पीएल बोल के। फिर ऐसा ही सेम एंट्री 10th जून 19 को सेम तरीके से लिखते जाओ। फिर से प्रीमियम पे होगा टू बैंक 3000, ठीक है। फिर बैंक में हो जाएगा बाई जेएलपी प्रीमियम 3000, और यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 19 टू जेएलपीपी 3000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर से प्रीमियम पे होगा, ये क्लोज होगा 31 दिसंबर 19 को बाई पीएल। इस तरीके से कितना दिन चलेगा? जब तक ब्लैक रिटायर नहीं कर रहा है। ब्लैक रिटायर कर रहा है 15 अप्रैल 22 को, तो ये तो 19 है, तो फिर 20 का भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10th जून, फिर से 10th ऑफ जून 19 के बाद 20 आ जाएगा टू बैंक 3000। अच्छा, फिर यहाँ पर 10th जून 20 को बाई जेएलपी प्रीमियम 3000। 31 दिसंबर 20 को टू जेएलपी प्रीमियम 3000, यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 20 बाई पीएल 3000, ठीक है। अच्छा, अब ब्लैक रिटायर कर रहा है 15 अप्रैल। अच्छा, फिर 21 का भी हमारा प्रीमियम पे होगा 10th जून 21 को टू बैंक 3000। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 10th जून 21 बाई जेएलपी प्रीमियम 3000, और यहाँ पर भी हो जाएगा 31 दिसंबर 21 टू जेएलपीपी। सेम कंसेप्ट में सारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 21 को बाई पीएल 3000, ठीक है। अब क्या हमारा इसके बाद कोई प्रीमियम पे होगा? क्योंकि देखो इसके बाद प्रीमियम पे अगर होना भी है तो वो तो होगा 10th जून 22 को, जबकि बी यानी ब्लैक रिटायर कर रहा है 15th अप्रैल 22 को। तो क्या 10th जून 22 वाला प्रीमियम पे होगा या नहीं होगा? ना मैम। नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसके पहले ही रिटायर कर जा रहा है, तो इसके बाद और प्रीमियम पे नहीं होगा। अब सरेंडर वैल्यू मिलेगा, तो सरेंडर वैल्यू मिलने का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। टू जेएलपी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 15th ऑफ अप्रैल को टू जेएलपी कितना मिलेगा सरेंडर वैल्यू? 21 तक का लास्ट प्रीमियम दिया हुआ है, तो कितना मिलेगा मैम सरेंडर वैल्यू?
3,600। हाँ 3,600 और इधर लिख देंगे बाई टू बैंक, सॉरी बाई बैंक। अब ये पैसा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बैंक टू जेएलपी, फिर जेएलपी का पैसा पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल आर डब्ल्यू बी। तो बोलो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है 3,600 5:3:2 में। तो बोलो कितना हो जाएगा 5/10 3/10 और 2/10। तो कितना हो जाएगा 1800 हाँ मैम 1800। আর এটা হয়ে যাবে 1080। हाँ मैम। और दुगुने 12 2 और तो 720। हाँ 720। ठीक है बोलो समझ में आ गया। ये वैसा कुछ खास है नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है ये जो हम लोगों ने समझा उसके लिए है। तो इन्होंने पीएल बनाए जेएलपी, इन्होंने बैंक अकाउंट नहीं बनाया, मैंने बैंक अकाउंट भी बना दिया है, बस इतना ही फर्क है। क्लियर है ये वाला ट्रीटमेंट। हाँ मैम। अच्छा इलस्ट्रेशन 8। अब देखो इलास्ट्रेशन 8 में क्या बोला है, बोल रहा है वही सेम क्वेश्चन रेड व्हाइट ब्लैक। ठीक है सेम क्वेश्चन है 5:3:2 दे टूक आउट ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 18 में 50,000 प्रीमियम 3,000 बीइंग पेड एनुअली 10th जून। सरेंडर वैल्यू सारा चीज सेम है, बट यहाँ पर बोला है ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th अप्रैल रिक्वायर्ड प्रीपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। ठीक है मतलब जेएलपी को एसेट ट्रीट करना है सरेंडर वैल्यू बेसिस पे। तो ये कौन सा वाला मेथड हो गया सेकंड वाला, क्योंकि हाँ सिर्फ तो मैम। एसेट, हमें तो बोला नहीं रिजर्व क्रिएट करो, तो हमें बोला है नेसेसरी लेजर बनाने के लिए। ठीक है तो हम लोग नेसेसरी लेजर बना लेंगे। तो इसमें भी हमारा क्या क्या अकाउंट होगा, तो सबसे पहले क्या होता है जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक जेएलपी प्रीमियम अकाउंट होगा एक बैंक अकाउंट होगा, फिर जेएलपी प्रीमियम का कुछ अमाउंट पीएल में जाएगा कुछ एसेट ट्रीट होगा। ठीक है तो हम लोग का अकाउंट क्या क्या बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा होगा अकाउंट। ठीक है तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो उसको हम और कुछ अरेंज करके तुम लोग को नहीं दिखाएंगे। ये हो गया जेएलपी प्रीमियम। और क्या हो जाएगा बैंक, पहले हम लोग पे कर देते हैं प्रीमियम तो जेएलपी प्रीमियम टू बैंक हो जाता है, फिर जब पीएल में चार्ज करते हैं तब ये सोचते हैं कि पूरा पीएल में नहीं जाएगा, कुछ अमाउंट पीएल में जाएगा और कुछ अमाउंट हम लोग का जेएलपी एसेट बोल के ट्रीट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पीएल अकाउंट और एक जेएलपी अकाउंट, यहाँ बन जाएगा पीएल अकाउंट और एक जेएलपी अकाउंट। तो देखो किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम लोग प्रीमियम पे करेंगे। तो प्रीमियम पे करने का एंट्री क्या होगा जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू टू बैंक टू बैंक। तो 10th जून 18 को टू बैंक कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है और फर्स्ट और ये पहले बैंक में भी कर लेते हैं इसका एंट्री साथ साथ। 10th जून 18 को बाई जेएलपी प्रीमियम, ये सब हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं 3,000। पहले साल क्योंकि किसी तरीके का सरेंडर वैल्यू नहीं है तो एसेट कुछ भी बुक नहीं होगा। ठीक है ये पूरा का पूरा पीएल में चार्ज हो जाएगा टू जेएलपी प्रीमियम बोल के 3,000। ठीक है और जेएलपी प्रीमियम में ये चला जाएगा बाई पीएल बोल के 3,000, क्योंकि ये मतलब पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही सेम होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है कि हम लोग एसेट बुक करेंगे। ठीक है ये हो गया। फिर हम लोग 10th जून 19 को पे करेंगे प्रीमियम टू बैंक 3,000। अब हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना है। अब जब हम लोग 3,000 पे कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसमें से 900 तो हमें पक्का पक्का एसेट के तौर पे मिल जाएगा, तो एक्सपेंस कितना बुक करेंगे बाकी रिमेनिंग अमाउंट। तो 3,000 में 900 अगर मेरा एसेट है तो हाँ 2,100 ये मेरा कहाँ जाएगा, ये पीएल में जाएगा। ठीक है और ये मेरा जेएलपी बोल के बुक होगा। तो जेएलपी डेबिट पीएल डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम है ना।
बोलो हाँ जेएलपी मैम डेबिट, पीएल डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर लिखेंगे। तो जेएलपी डेबिट, पीएल डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, तो यहाँ पर आ जाते हैं जेएलपी प्रीमियम में, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके बाय 31 जे दिसंबर। हाँ, यहाँ पर हम लोग पहले पीएल में बता देते कितना जाएगा, कितना आ रहा है पीएल में हमारा 2100, 100 और बाकी कहाँ जाएगा, जेएलपी में। तो बाई जेएलपी कितना चला जाएगा, 900, ठीक है। अब ये क्लोज करके हम लोग लिख लेते हैं जहां पर जो रेलिवेंट अकाउंट में ये जाना चाहिए। तो देखो जेएलपी अकाउंट और पीएल अकाउंट, तो जेएलपी अकाउंट में लिख देंगे टू जेएलपी प्रीमियम 900, और जेएलपी अकाउंट में लिखेंगे, सॉरी ये 900 होगा कि 2100, এটা 2000 extra হবে তাই না? प्रीमियम। हाँ मैम এটা 2000 हाँ, वो सरेंडर वैल्यू तो 900 है, वही तो जेएलपी बोल के जाएगा ना, और यहाँ पर सरेंडर वैल्यू को बुक करेंगे टू जेएलपी प्रीमियम बोल के कितना आ जाएगा 900, ठीक है। और ये बैंक वाला एंट्री यहाँ पर भी लिख देते हैं कि प्रीमियम पे किया 10 जून 19 को बाई जेएलपी प्रीमियम। तो हम लोगों ने 3000 ही पे किया प्रीमियम का, लेकिन उसमें से 2100 एक्सपेंस बोल के जाएगा और बाकी एसेट बोल के बुक हो जाएगा, ठीक है। अब ये एसेट को हम लोग क्लोज कर देंगे, जैसे डेटर वगैरह होता है क्लोज करते हो ना, तो वैसे ही बाई बैलेंस सीडी, ये हो गया मेरा 900, ये मेरा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से हम लोग प्रीमियम पे करेंगे 10 जून 20 को टू बैंक। कितना प्रीमियम पे करेंगे, फिर से वही 3000। अब इसमें से कुछ अमाउंट मेरा पीएल बोल के आएगा, ठीक है, वो देख लेंगे कितना, और कुछ अमाउंट मेरा जेएलपी बोल के जाएगा, डिपेंड कर रहा है कि मेरा सरेंडर वैल्यू कितना है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला है, एक्चुअली ये वैल्यू क्यूमुलेट होता है। जैसे कि देखो मुझे सरेंडर वैल्यू 900 मिलेगा, फिर दिख रहा है मुझे सरेंडर वैल्यू 2000 मिलेगा, तो इसका मतलब है पहले का 900 प्लस अभी जितना मिल रहा है सेकेंड स्टेज में मिला के 2000 होता है। ये क्यूमुलेटिव वे में रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ जीरो, यहाँ पर 0 प्लस 900, यहाँ पर 0 प्लस 900 प्लस कितना करने से 2000 आएगा, मैम 1100 1100, ठीक है। तो हाँ ये क्यूमुलेट होता है, मतलब 2020 में हमारा फिर एसेट कितना हो रहा है, एक्चुअली 900 तो हम लोग पहले बुक कर चुके हैं, तो फिर अभी कितना बुक करेंगे, मैम 1100 1100 ठीक है। तो वो मैंने मेरे एग्जाम्पल में उस तरीके से दिखा नहीं पाए थे, बट ये क्यूमुलेट होता है, तो बस इतना कंसेप्ट याद रखो कि इसका मतलब 900 क्योंकि ऑलरेडी बुक्ड है, तो अभी मुझे 1100 ही बुक करने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, 2000 से 900 हटा दो, क्योंकि 900 ऑलरेडी बुक्ड है, तो फिर कितना हो जाएगा 1100। तो पीएल में फिर कितना चला जाएगा, 3000 में 1100 अगर मेरा एसेट बुक होगा तो पीएल में कितना जाएगा, मतलब एक्सपेंस कितना बुक करेंगे, 1900 1900। बोलो ये क्लियर है, हाँ मैम ठीक है। अब हाँ मैम इसको बैंक में लिखेंगे, पे हो रहा है तो 10 जून 20 को बाय जेएलपी प्रीमियम 3000, और पीएल में हो जाएगा 1900, और यहाँ पर आ जाएगा टू जेएलपी प्रीमियम, यहाँ कितना आ रहा है, ये पहले ब्रॉड डाउन भी करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ये ब्रॉड 1100 डाउन है 1100 আসবে, আগে এটা ব্রড ডাউন করতে 1120 टू बैलेंस बीटी, एसेट है अकाउंट ना, तो फिर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, और इसमें 31 दिसंबर 20 को आ जाएगा टू जेएलपी प्रीमियम 1100। तो टोटल कितना हो जाएगा 2000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, टोटल एसेट कितना हो गया 2000। देखो टोटल 2000 ही तो होना चाहिए ना, सेकंड वाले ईयर में वही हुआ, टोटल 2000 ही हुआ।
ये वाला ये बोल रहे हैं, ये देखो टोटल 2000 होना चाहिए ना, देखो अकाउंट में वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आया? हाँ मैम। फिर 10 जून 21 को टू बैंक 3000। 31 दिसंबर 19 को पीएल में कितना जाएगा और 31 दिसंबर 19 को जेएलपी में कितना जाएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ऑलरेडी कितना बुक है, टोटल 2000 का एसेट बुक हो चुका है। ये देखो टोटल 2000 का एसेट बुक हो चुका है, यहाँ 3600 बोला है, तो यहाँ एक्चुअली कितना एसेट बुक करें? क्योंकि 3600 1600 1600 क्योंकि 0 प्लस 900 प्लस 2000 प्लस 1100 और बाकी, तो फिर यहाँ पर हम लोग कैसे 3600 माइनस कितना करेंगे 2000, 2000। तो डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास 1600। तो 3000 में से 1600 का अगर एसेट बुक हो रहा है तो कितने का पीएल में जा रहा है? 1400। हाँ 1400, ठीक है। अब यहाँ पर पे करते हैं तो लिखेंगे बाय जेएलपी प्रीमियम, और यहाँ पर टू जेएलपी प्रीमियम, यहाँ कितना आ रहा है 1400 ना, हाँ यहाँ आ जाएगा 1400। ये हो गया इधर क्लोज, और इसका ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, तो ये हम दिखा देते हैं ऐसे करके। यहाँ 1121 टू बैलेंस बीडी 2000, ठीक है। और कितना लिखे यहाँ पर टू जेएलपी प्रीमियम बोल के 31 दिसंबर 21 को टू जेएलपी प्रीमियम 1600। 1600। तो टोटल एसेट 3600 दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है। $3600 इस तरीके से होगा। बोलो समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है, बस ये दो ही यहाँ पर छोटा छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर दिया हुआ था, ठीक है। इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, एक ही बात है, जैसा चाहो कर सकते हो, शायद अलग तरीके से किया है, मैंने उतना देखा नहीं है। ओ अच्छा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा उसका भी तो एंट्री करना चाहिए था, वो तो किया नहीं मैंने। इसमें लास्ट में सरेंडर वैल्यू मिलेगा उसका भी एंट्री होना चाहिए। मतलब ये टू बैलेंस बीडी 3600 हो जाएगा, और क्या लिखेंगे बोलो? ये जेएलपी प्रीमियम जब पैसा आएगा तो क्या ওটা তো बैंक জেএলপি টু জেএলপি প্রিমিয়াম। बैंक टू जेएलपी है, सरेंडर वैल्यू जब मिलेगा बैंक टू जेएलपी नहीं होगा। 15 এপ্রিলে সারেন্ডার ভ্যালু পাবে না, ব্ল্যাক রিটায়ার হচ্ছে। हाँ तो फिर 15 अप्रैल में क्या लिखेंगे? टू जेएलपी, हाँ कितना मिलेगा 3000 3600, ठीक है। तो जेएलपी अकाउंट में, जेएलपी अकाउंट को हम लोग पीछे स्प्रेड कर लेते हैं। जेएलपी अकाउंट में हमें कितना दिखाना पड़ेगा? जेएलपी अकाउंट को स्प्रेड कर लेते हैं, तो जेएलपी अकाउंट में क्या आ जाएगा 15 अप्रैल 22 को बाई बैंक कितना आएगा 3600। ये देखो यहाँ कर रखा है ना, और इसको क्लोज कर देंगे फर्स्ट, इसको क्लोज कर 15 अप्रैल, और ये 1 जन को ये ब्रॉट डाउन भी तो होगा। ये देखो ये वाला 1122 को टू बैलेंस बीडी बोल के ब्रॉट डाउन हो रहा है ना 3600, और ये पैसा हमें मिल गया। लेकिन क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होगा? बोलो, सिखाया था क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी এটা অ্যাসেটে দেখাতে হবে। हाँ, तो ये ऑलरेडी बुक्ड हो गया है। 3600 एसेट बुक करने की वजह से प्रॉफिट हमारा क्या हुआ है, एक्सपेंस कम दिखाया है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ये अमाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हमें और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, करने से डुअल इम्पैक्ट आ जाएगा। बस ये लास्ट एक एंट्री करना था। बोलो समझ में आया? हाँ मैम।
ठीक है, यहाँ इन्होंने दूसरे तरीके से कर रखा है, एक ही बात है, ओवरऑल आंसर वही आने वाला है, मैंने जैसे करवाया वैसे कर सकते हो आराम से तुम लोग। अच्छा, अब ये इलास्ट्रेशन 9, यहाँ पर देखो क्या बोला है, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म दे दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, बैंक लोन, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, जेएलपी, बैंक। तो जेएलपी सिर्फ एसेट साइड में दिख रहा है, तो ये कौन सा वाला ट्रीटमेंट इन्होंने किया होगा जेएलपी का? मैम सेकंड माने जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट। एसेट, ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट किया होगा। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ऑन 1/1/2022 A1 टू retire, B and C agree to continue 2:1 fixed joint life policy was taken on 1/1/17 for 1 lakh and its surrender value 25,000। तो ये तो नॉर्मली सरेंडर वैल्यू पे दिखता है, याद आ रहा है, अगर मुझे बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है एसेट हाँ साइड में मैम। तो वो मुझे सरेंडर वैल्यू दिख रहा है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि सरेंडर वैल्यू जो है इस डेट पे 25,000 माना जा रहा है, मतलब ये एसेट का क्या हो गया है, रीवैल्यूएशन, ठीक है, इसीलिए वैल्यू बढ़ गया है। फॉर दिस पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट गुडविल रेज 1 लाख, बोल रहा है कि गुडविल को इन्होंने 1 लाख रुपए से रेस किया, मतलब रिटायरमेंट हो रहा है ए का, तो गुडविल का हिस्सा 1 लाख में से ए का जितना होना है उतना हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट रीवैल्यू हुआ है 1,10,000 में, बट बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो सच एन इंक्रीज इन एसेट इन द बैलेंस शीट। इस लाइन का मतलब हो जाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी इंक्रीमेंट को बैलेंस शीट में दिखाए, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है पता है कि मैम ये, मेमोरेंडम। हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरीके का चेंजेस दिखे, तो इसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ऑल्सो दे एग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द एज क्लेम टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000 एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। अगर याद आ रहा है, ऐसा हम लोगों ने एडमिशन में भी एक क्वेश्चन किया था। तो जो भी हो, यहाँ पर बोल रहा है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा, जो कि हमें अलग तरीके से बताया है, डायरेक्टली नहीं बताया, और बोल रहा है कि ए का क्लेम का 50% ये लोग डिस्चार्ज कर देंगे, उसके लिए अगर जरूरत पड़ा तो पैसा लेके आएंगे, और बैंक बैलेंस 25,000 मेंटेन करेंगे, जो कि 10,000 यहाँ दिख रहा है, मतलब, और 15,000, और कैपिटल को भी प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने का मतलब है कि कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा रिटायरमेंट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, देखो मुझे यहाँ करने क्या बोला है पता है, सिर्फ जर्नल एंट्री करने बोला है और कुछ नहीं करने बोला है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में अगर तुम लोगों को याद हो कि जर्नल एंट्री अगर करोगे तो फिर मेरा दो दो बार जर्नल रिवर्स को एंट्री होता तो हाँ मैम। हाँ, उसका कोई फायदा होता नहीं है पूरा जर्नल एंट्री करने का, नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना उसको, ये देखो, वैसे भी मेरा सारा लेजर जो भी मुझे जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए वो तो मुझे वर्किंग में ही बनाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो एक बार देखो कैसे करके होगा। तो हम एक बार मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करके तुम लोग को दिखा देते हैं कि अगर हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन फॉलो करते हैं तो हम लोग का कैसे होगा। बट रिटायरमेंट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को करने का एक शॉर्टकट भी है, उससे कर सकते हो, उसका नोट भी लिखवा देंगे। पहले हम नॉर्मल करके दिखाते हैं तुम लोग को, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करके होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, जिसमें हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ताकि हमें गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाए। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, तो ए, बी और सी, ठीक है, ओल्ड, न्यू और डिफरेंस या गेन सैक्रिफाइस जो भी आएगा, तो मैंने डिफरेंस लिख दिया। तो 2:1 में ये लोग आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, बी और सी। 2:1 मतलब 2/3 और 1/3, और ए बी सी का क्या है 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। तो यहाँ पर 3/10 माइनस 2/3, तो कितना आ जा रहा है, -11/30। तो ये गेन हो रहा है, क्योंकि देखो ये वैल्यू ज्यादा है, 2/3 जो अभी का वैल्यू है, 2/10 मैम माइनस, हाँ, 1/3, तो इसमें कितना हो रहा है 6 माइनस 10, तो -4/30। -4। हाँ, तो ये गेन हो गया। 11:4 जो है ये हम लोग का गेनिंग रेशियो हो गया, 11:4, ठीक है। इस रेशियो में हम लोग गुडविल को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, जो कि है मेरा मेमो रिवैल्यूएशन, ठीक है, मेमो
रिवैल्यूएशन। लेकिन एग्जाम में ये नहीं करके भी हम लोग कर सकते, वो भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो मेमो रिवैल्यूएशन में कैसे होगा, रिवैल्यूएशन किस चीज का हो रहा है, फिक्स्ड एसेट का हो रहा है, और अगर देखा जाए तो जेएलपी का। ये देखो 80,000 हो रहा है 1,10,000, तो 1,10,000 और 80,000 का गैप, और एसेट बढ़ रहा है तो बाई फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, कितना होगा? मैम 30 था। 8 9 এটা 10 কত 11, हाँ 30,000। 30,000। और जेएलपी भी 5,000 से बढ़ा है, तो बाई जेएलपी, और तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। देख लो, पूरे इतना छोटा सा ही तो क्वेश्चन, और तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस सभी पार्टनर में। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 35,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी और सी में। 35,000 अगर ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक एक जन को कितना मिलेगा, 35,000 बाई 10 करने से मैम 3,500। 17,500 প্রথম। अच्छा, फिर ম্যাম তারপর 10,500, हम्म তারপরে 7,000। 7,000। अच्छा, इसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है, फिर से ऑपोजिटली हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वहां पर जैसे था इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, यहाँ तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है। तो न्यू पार्टनर जो हाँ मैम। बचे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू बीज कैपिटल सीज कैपिटल, और उनका रेशियो है 2:3। तो 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:3 में, 2:1 में। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ম্যাম 2। একটা আসছে 23,333, আরেকটা 11,667। हाँ, ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब गुडविल का भी इधर कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, गुडविल, ठीक है। तो गुडविल जो है उसमें ए का शेयर 1 लाख में कितना है, क्योंकि 1 लाख गुडविल था, ए का शेयर है 5/10, 5/10। मतलब 50,000, ठीक है। और ये कंपेंसेट कौन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है बी और सी। रेशियो 11:4, तो 11/5 और 4/5 नहीं, ম্যাম सॉरी 15। 15। একটা ম্যাম 36,667। हाँ, আর একটা ম্যাম 13,333। ठीक है। अच्छा, अब और तो कुछ देखो नहीं मिलने वाला है। अब अगर हम लोग एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दे रहे हैं कि किसको कितना मिलेगा। तो ए बी सी, ठीक है, तीनों पार्टनर लिख लिया। इन तीनों का कैपिटल है 50, 40 और 30। अब इनको मिल क्या रहा है, देखो ए को क्या मिल रहा है 17,500। हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। 17,500, 10,500, 7,000, ये तीनों अमाउंट इनको क्रेडिट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इन्हें मिल रहा है। क्रेडिट 10,500 क्रेडिट और 7,000 क्रेडिट, ठीक है। और फिर उसके बाद जब रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो बी और सी को जा रहा है 23,333 डेबिट, 11,667 डेबिट। और गुडविल का देख लेते हैं, ए को गुडविल का 50,000 मिलेगा तो क्रेडिट, और इन दोनों के अकाउंट से कटेगा डेबिट डेबिट, ठीक है। तो रिटायरमेंट में जो इम्पैक्ट आ रहा है तो वो कुछ ऐसा आ रहा है, ए को टोटल मिलेगा 67,500 क्रेडिट, ठीक है। और बी और सी से कितना कटेगा, तो ये देखो 23,333 और 36,667 ऐड हो जाएगा, और 10,500 लेस हो जाएगा, क्योंकि डेबिट वैल्यू ज्यादा है तो आंसर डेबिट में आएगा, इधर भी डेबिट वैल्यू ज्यादा है तो आंसर डेबिट में आएगा। अब आंसर आ कितना रहा है, ম্যাম বি এর 49,500 মাইনাস। मतलब डेबिट, क्योंकि হ্যাঁ डेबिट ডেবিট। वैल्यू ज्यादा है। और এটা এটা ম্যাম 18,000 ডেবিট।
अच्छा, $18,000 डेबिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बन गया। अब देखो इसी चीज का हम तुम लोग को शॉर्टकट दिखाते हैं कि हम लोग किस तरीके से ए का शेयर निकाल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस नहीं करके, मतलब वर्किंग नोट 1 करना पड़ेगा, लेकिन ये वर्किंग नोट नंबर 2 और 2 को नहीं करके हम लोग डायरेक्टली ये कैसे निकाल सकते हैं, वो शॉर्टकट हम तुम लोग को दिखा देते हैं। देखो, जैसे कैलकुलेशन ऑफ ए शेयर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ वर्किंग नोट नंबर 1 करने से ही होगा, जो प्रीवियसली किया हुआ है। 2, 3 और 4 नहीं करके हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे होगा? इस तरीके से होगा, देख। क्योंकि हमें दिखाने तो बोला नहीं है ना, सिर्फ हमें जर्नल एंट्री बोला, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन ये तुम लोग एग्जाम में करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट, तो वो कितना हो रहा है? देखो, 1,10,000 माइनस 80,000, तो कितना आ जाएगा? 30,000। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन JLP 25,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000। और गुडविल, गुडविल है 1 लाख। मतलब देखो, ए को क्या मिलेगा? गुडविल 1 लाख में से हिस्सा, और ये दो रिवैल्यूएशन का हिस्सा, तो टोटल जो है 1,35,000 हो रहा है। इसमें से ए का शेयर होना चाहिए। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो निकालो, 1,35,000 का 5/10, देखो कितना आ रहा है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना 67,500, यही आना चाहिए। चेक करके देखो, হ্যাঁ ম্যাম ওটাই আসছে। आ रहा है, ठीक है। अब ये एडमिशन में पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पॉसिबल है। उसका रीजन ये होता है कि देखो, पहले इंपैक्ट तीनों का आया, फिर 2 का आ जाता है, मतलब ए का इंपैक्ट एलिमिनेट हो जाता है। बट वहां ऐसा नहीं होता है, इनकमिंग पार्टनर का इंपैक्ट आ जाता है। इस वजह से उसमें ऐसा करने से नहीं चलता है, बट इसमें चलता है, ठीक है। तो अगर चाहो तो ऐसे करके कर सकते हो। तो ए का शेयर हो गया 67,500। अब हमें पता है कि ये कौन कंपेंसेट करेगा? बी और सी। कौन से रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो 11/15 और 4/15, तो निकालो 11/15 और 4/15। देखो, वही वाला आंसर आएगा जो अभी हम लोगों का निकला है। হ্যাঁ ম্যাম 49,500। आ गया 49,500 और एक 18,000, देख लो। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो ये अगर मेरा इतने आसानी से निकल जाएगा तो मुझे जरूरत क्या है ज्यादा डिटेल्स में करने का, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ रिटायरमेंट में ही होगा, ऐसा नहीं कि इसको फिर एडमिशन में कर डालो। एडमिशन में ऐसा करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है? जर्नल एंट्री करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग एक वर्किंग नोट, ये फाइनली मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। इसको हम वर्किंग नोट 2 दे देते हैं। मतलब देखो, मुझे वर्किंग नोट तो 1 तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर 2 में वो बनाना पड़ेगा। ये ऑल्टरनेट है, ये जो 2, 3, 4 था, ये ऑल्टरनेट है, इसका जरूरी नहीं है। अब क्योंकि हमें बोला है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है कैपिटल रहेगा, तो हम लोग एक बैलेंस शीट और एक कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो अब वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहे हैं, जो है पार्टनर्स कैपिटल। और एक बैलेंस शीट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल ए, बी और सी, ए, बी और सी, बाई बैलेंस BD। तो यहाँ पर दिया हुआ है 50, 40, 30, 50, 40 और 30। अच्छा, अब ये एंट्री क्या होगा? BC कंपेंसेट करेगा ए को, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल। तो 2 एज कैपिटल बोल के यहाँ पर बी के कॉलम में 49,500 और सी में 18,000 आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा बाई बीस कैपिटल, ए के कॉलम में 49,500 बाई सीज कैपिटल 18,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इनका क्लोजिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है।
और ए को जो भी मिलेगा उसका 50% पे ऑफ हो जाएगा, तो टू बैंक या कैश कर देंगे, और बाकी इसका मतलब एज लोन हो जाएगा। ऐसा बोला हुआ था ना क्वेश्चन में। तो देखते हैं, चलो ए का कितना हो रहा है टोटल अमाउंट जो उसे मिलना चाहिए, 50, 49,500 और 18,000, कितना हो जाएगा? मतलब 50 और 67,500 कितना हो जाएगा? ये दो मिला के मैम 67। 1,17,500। अच्छा, अब इसका 50% करो, वो पे ऑफ होगा। मैम 58,750। और बाकी लोन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 58,750। तो ए का हम लोग का क्लोज हो गया, ठीक है। अब रहा बात बी और सी का। तो बी और सी का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पहले बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बैलेंस शीट बनने के बाद मतलब जो हमारा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है क्लोजिंग कैपिटल किसके बेसिस पे करना है। तो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट कितना लिखेंगे? 80,000, क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, ठीक है। तो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 80,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्रीज 50, ट्रेड रिसीवेबल 30, इन्वेंट्री 50, ट्रेड रिसीवेबल 30, जेएलपी जितना था उतना ही 20, बैंक का सिर्फ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बैंक कितना हो जाएगा? बैंक इन्होंने बोल दिया है कि इनका क्लोजिंग बैंक बैलेंस होना चाहिए 25,000। ये देखो, तो हमें यहाँ पर 25,000 ही लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इधर आ जाएगा हम लोग का बैंक लोन ट्रेड पेबल। तो बैंक लोन ट्रेड पेबल और एज लोन, ठीक है। तो एज लोन हो गया है 58,750, ट्रेड पेबल और बैंक लोन एज इट इज रहेगा जैसा यहाँ पर था, 30 और 40,000 और 30,000, ठीक है। बाकी हो जाएगा हम लोग का कैपिटल का टोटल, जिसका बी और सी का प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है? 50, 30, 80, 80, 80, 1,60,000, 1,60,000 और 20, 1,80,000, 1,80,000 और 25,000 कितना हो जाएगा? 2,05,000। 2,05,000। तो 2,05,000 और इधर टोटल करने के बाद बैलेंस करके देखेंगे कितना आ रहा है। मैम 76,250 আসছে। 76,250 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो कौन से रेशियो में? 2:1 में। मैम 50,833 একটা। माइनस करो दोनों। हाँ मैम 25,417। ठीक है, तो इसका मतलब इतना होना चाहिए हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 50,833 और 25,417, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल फिर कैसे बन रहा है। तो देखो, बी को इतना कैपिटल रखना पड़ेगा। बी का 40,000 जो है वो पहले ओपनिंग कैपिटल था, बट 49,500 उसे ए को देना है, तो उसका कैपिटल तो वैसे ही 9,500 से नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन उसे 58,33 लाना है सारी चीजों को एज इट इज करने के लिए जैसे ये लोग चाहते हैं। तो इनको पैसा लाना पड़ेगा, तो बाई बैंक कितना हो जाएगा? बैलेंस करके आ जाएगा। देखो ना, 9,500 लाना पड़ेगा प्लस 58,33, तो 9,500 प्लस 58,33 कितना हो जाएगा? या फिर लेजर बैलेंस कर लो, एक ही बात है। मैम 1,00333। ওটা তো টোটালটা। হ্যাঁ ম্যাম। আর ব্যালেন্স হচ্ছে 60,333। 333। अब इस सी का भी देखो, 30,000 उसका ओपनिंग कैपिटल है, उसमें से उसे 18,000 देना पड़ेगा ए को, ठीक है। तो फिर उसके पास कितना बचेगा? 12,000। 12,000, बट उसे कितना कैपिटल रखना है? 25,417। तो 12,000 है, 25,417 रखने के लिए और कितना लाना पड़ेगा? 417, 13,417। 417। तो ये टोटल करने से कितना हो जा रहा है फिर लेजर का क्लोजिंग? 43,417, 43,417, ठीक है। तो बाई बैंक ये वाला हो गया।
बस। और ये करने से ये जो पैसा ये लोग लेके आ रहे हैं इससे इनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट होगा, इनका इसका पेमेंट भी हो जाएगा ए का, और इसके साथ साथ बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्किंग नोट नेसेसरी थे जो हम लोगों ने कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग जो है मेन सोल्यूशन में आते हैं, जो कि है जर्नल एंट्री करना। तो सबसे पहले बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू एज कैपिटल। $49,500, $18,000 और $67,500। ठीक है, फिर इसके बाद ए का पेमेंट, ये तो पूरा कंबाइनली कर दिया कि ए को क्या मिलेगा। फिर उसके बाद ए का पेमेंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,17,500 टू बैंक टू एज लोन। और थर्ड नंबर पे पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो जो हम लोग का ट्रांजैक्शन हुआ है उसी का एंट्री होना चाहिए, 6333 13417। तो टोटल कितना होगा? टोटल करने से मैम 73,750। 73,750। तो ये 3 एंट्री होगा और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये देखो एस कैप, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसे, नैरेशन जरूर लिखना है। ठीक है, मैंने और नैरेशन लिखवाया नहीं है। एस कैपिटल टू एज लोन टू बैंक, और बैंक टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट करके ऐसे करके दिखाया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये लिखवा देते, जो नोट मैंने बोला ना कि क्या होता है वो लिखवा देते हैं। नोट, इफ देयर इज मेमो रिवैल्यूएशन in case of retirement, then following steps are followed. First, step 1, revaluation done in working note। हम लोग वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 2, गुडविल जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एडजस्ट विथ स्टेप 1। एडजस्ट विथ स्टेप 1 इसका मतलब हम समझाते हैं पहले, फिर आगे का लिखेंगे। ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन कर लिया। ठीक है, और गुडविल भी दिखा दिया। अगर यहाँ पर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता जो कि बिलोंग करेगा ऑब्वियसली आउटगोइंग पार्टनर को भी बिलोंग करेगा, रिटायरमेंट में, एडमिशन में नहीं होता, क्योंकि एडमिशन में इनकमिंग पार्टनर को तो नहीं मिलता, एग्जिस्टिंग पार्टनर को। अगर इस क्वेश्चन में रिजर्व होता तो वो भी हम लोग यहीं पर लिख देते कि रिजर्व टोटल इतना है, उसमें से एक का शेयर, तो रिजर्व भी उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो जाता। ठीक है, तो उस तरीके से करना है। फिर ये चीज वही बताया। फिर स्टेप 3, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विच विल बी गेट, जो भी मिलेगा। ठीक है, उसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
मतलब ये ना देखो, ये हमें ये प्रॉफिट लॉस का बात क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व ये सब का बात कर रहे हैं, ठीक है। कि रिवैल्यूएशन में हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह को भी एडजस्ट कर देंगे। जैसे मान लो रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट का, ठीक है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ा है, लाइबिलिटी जो है वो कम हुआ है, ऐसे करके अगर मान लो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आया उसके साथ जैसे मान लो मेरा एसेट 5,000 से बढ़ा है, ठीक है, मान लो एसेट बढ़ा है तो प्रॉफिट, और 2,000 से मान लो लाइबिलिटी बढ़ा है, तो फिर मेरा नेट करके क्या आ गया, 3,000 का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है मान लो 4,000 का, तो वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो करके 7,000 आ गया, तो ओवरऑल ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो वही बोल रहा है। तो ऐसे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी अराइज करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर लोगों के अंदर, ठीक है। और गुडविल तो अपना जैसे शेयरिंग होगा वैसा करके कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ इसके लिए बता दिया कि रिवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व वगैरह को हम लोग एक साथ मिला के कर सकते हैं। और अगर मेरा लॉस आया तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा। अगर मेरा लॉस आया तो एंट्री हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रुको एक मिनट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगा। ये उतना भी कुछ नेसेसरी वाला बात नहीं है, बस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने किया। तो वो नोट अगर नहीं भी याद रहे, ये चीज तो याद रह ही जाएगा ना कि भाई ये कैसे करके किया हम लोगों ने। रिवलेशन प्रॉफिट, जेएलपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, इंक्लूडिंग गुडविल भी कर दिया, तो ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। जैसे हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं वैसे हम लोग सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी ले सकते हैं। तो मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, और पी एस आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले पॉलिसी वैल्यू लिखते हैं। इन्होंने अलग अलग पॉलिसी ले रखा है, तो ए ने 1 लाख का ले रखा है, बी ने 2 लाख का ले रखा है, सी ने 3 लाख का ले रखा है, ठीक है। सरेंडर वैल्यू है 10,000, 20,000 और 30,000, ठीक है। अब यहाँ पर if C retires then C will get how much, C को कितना मिलेगा, ठीक है। C को कितना मिलेगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो कि इक्वल है 1:1:1, या फिर ऐसे लिख देते PSR है 3:1:1, ठीक है। तो C को कितना मिलेगा, तो C's शेयर कितना हो जाएगा। तो अगर रिटायर कर रहा है, पहले बात है कि सरेंडर वैल्यू मिलना चाहिए, तो सी का सरेंडर वैल्यू कितना है 30,000। तो क्या ये इससे पूरा मिल जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि प्रीमियम कहाँ से भरा जा रहा है, बिजनेस से। तो ये 30,000 में अकेला सी का हक नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सिर्फ सी को नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ ए बी का जो सरेंडर वैल्यू है वो भी यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ए बी का जो सरेंडर वैल्यू है वो भी हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। मतलब सारा सरेंडर वैल्यू किसी भी एक पार्टनर का रिटायर होने पे, अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो उस ऑन ऑन दैट मोमेंट जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगा, सारे सरेंडर वैल्यू को ऐड ऑन करके आउटगोइंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मतलब उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1/5 हो गया सी का शेयर, तो बोलो कितना आ जाएगा, 30, 40, 50, 60, 60 इंटू 1/5, तो कितना हो जाएगा, 12,000।
12,000। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखो 30,000 पे पूरा सी का राइट्स नहीं हो सकता, क्योंकि सी कोई अपने पॉकेट से नहीं भर रहा था, प्रीमियम का पैसा बिजनेस से जा रहा था। अब इसका मतलब देखो, ये 10,000 जो इसका सरेंडर वैल्यू 20, अब सी तो चला जाएगा, तो क्या इसका बेनिफिट 10,000 20,000, जब अगर एक इसमें से कोई अभी रिटायर नहीं कर रहा है ए बी, तो सरेंडर वैल्यू तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर सी का तो लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि जब इनमें से कोई रिटायर करेगा तो सी अगर अपना हिस्सा दूसरे को दे रहा है, तो इनका हिस्सा भी तो सी को मिलना चाहिए। इसीलिए रूल्स ये है कि जब रिटायरमेंट होगा तब सारा का सारा सरेंडर वैल्यू जितने भी पार्टनर का रहेगा, सभी में से आउटगोइंग पार्टनर को उसका हिस्सा मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर जैसे किया हुआ है। अगर कोई भी रिटायर होगा तो ऐसे देखो, इंस्टेड ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली ऑन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स में टेक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी फॉर ईच ऑफ देम बाय पेइंग द प्रीमियम फ्रॉम द फर्म। फर्म से प्रीमियम पे होता है। इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट द रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द लाइफ पॉलिसीज ऑफ ऑल द पार्टनर। तो खुद रिटायर कर रहा है तो अपना रिटायरमेंट का पैसा भी जैसे सरेंडर वैल्यू से पूरा नहीं ले सकता है, वैसे ही बाकी लोगों का सरेंडर वैल्यू ऑन दैट मोमेंट जितना होगा उस वो सारी चीजों को ऐड करके उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे मिल जाएगा। ये होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी का सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब ये 10th नंबर वाला तो हम लोगों ने ম্যাম कर কিন্তু लिया অন্যগুলো তো তাহলে বন্ধ হবে না আর, এটাই না। শুধু বন্ধ হয়েছে। হ্যাঁ, বন্ধ এটাই হবে, কিন্তু ওই সময় যতটা সারেন্ডার ভ্যালু হবে অতটাকে অ্যাড অন করে ওকে ওর ভাগটা দিতে হবে, কিন্তু ওদেরটা বন্ধ হচ্ছে না, ওদেরটা চলবে, সেপারেট লাইফ পলিসি তো হ্যাঁ ম্যাম। ওদেরটা চলবে, কিন্তু ওই টাকাগুলো জুড়ে নিতে হবে। টাকা আসছে না मतलब देखो बस यही पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट करके, ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये जितना भी वैल्यूएशन होगा उसको काउंट करते हुए उसे 12,000 मिलेगा। ম্যাম समझ में आया? তাহলে তো ওই 30,000-এর ভাগটাও সেই সময় এ আর বি কে দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরাও পাবে 30,000 ভাগ। अच्छा अब देखो, ये 10th वाला हो गया था ना, आरव नीरव पूरव, ये सब हो गया था। देखो ये शायद मुझे यहाँ मिल जाएगा, आरव नीरव पूरव ये हो गया था 10th वाला। ये देखो 12, इसके पहले चलते हैं। एक बार तुम लोग कॉपी में चेक करो ना, मेरा पेज पलट, हाँ ये तो आरव नीरव पूरव हो गया था 10th वाला। जेएलपी का छोड़ হ্যাঁ के ম্যাম बाकी सारा हो गया। हाँ। 11 सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी हो गया था मुझे जितना लग रहा है। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, ट्वेल्व भी हो गया था, PQR देखो मुझे याद आ रहा है हो गया था। হ্যাঁ ম্যাম 12 হয়ে बस ये कंप्लीट है। अब यहाँ से ट्रू फॉल्स करेंगे और एक ही क्वेश्चन बाकी है यहाँ, एक एक रिटायरमेंट में बस एक ये वाला क्वेश्चन, एक और ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखने में बड़ा है बट क्वेश्चन छोटा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन 31st March द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स राम राहुल एंड रोहित आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर कैपिटल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के हिसाब से है, तो कैपिटल है 3 लाख 2 लाख 1 लाख, मतलब 3:2:1। फिर बोल रहा है राम डिजायर टू रिटायर, देखो मोटा मोटा जो है हम पढ़ के बता देते हैं। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहा है बिजनेस आगे बढ़ाना है। इट वाज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट एंड लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा, मशीन डेप्रिशिएट होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इतना हो रहा है तो चेक करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, प्रोविजन क्रिएट करना है, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर इतना राइट ऑफ होगा, जेएलपी ऑफ द पार्टनर सरेंडर एंड कैश जो है उतना मिलेगा 60,000। तो ये जेएलपी वाला है। जेएलपी पॉलिसी क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो सरेंडर, अब जेएलपी है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, एक भी पार्टनर रिटायर होगा तो पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो सरेंडर वैल्यू मिल रहा है 60,000। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी वैल्यूड एट 1,80,000। राम शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ राहुल एंड रोहित हु आर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड। वो तो हमें पता है गुडविल का अकाउंट रेज कर नहीं सकते, एस 26 मना करता है। फिर बोल रहा है टोटल कैपिटल जो है
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के पहले टोटल कैपिटल जितना था, आफ्टर रिटायरमेंट भी उतना ही होगा। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अमाउंट ड्यू टू राम 50% सेटल होगा, बाकी 50% एक साल के अंदर करेंगे, यानी लोन ले रहा है। प्रिपेयर करने बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर राहुल रोहित एंड लोन अकाउंट ऑफ राम, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2022। ठीक है, चलो एक एक बनाते। सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, ये इतने में काम हो जाए। पार्टनर्स कैपिटल, राम राहुल रोहित, राम राहुल रोहित। और बनेगा, थोड़ा इधर जगह रख लेते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए। और कैश एंड बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा, वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ओल्ड न्यू डिफरेंस। न्यू तो इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ। ओल्ड वाला था उनका कैपिटल रेशियो, वो था शायद 3:1:2:1, 3:1। हाँ, 3:1 मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2/6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 6, 2 माइनस 3 मतलब -1/6। ये क्या है? गेन है। ठीक है, और 1/6 मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ मैम। मैम। কারেন্টটা চলে গেছে, জুড়ে নিয়ে এসেছি নেট, মোবাইল দিয়ে। अच्छा, अब देखो 1/6 माइनस ये कितना हो जाएगा? -2/6, ये भी गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया? 1:2। 1:2। ठीक है। अच्छा, अब गुडविल कितना हो जाएगा? राम्स गुडविल कितना हो जाएगा? टोटल 1,80,000 था, ये देखो गुडविल यहाँ पर दिया हुआ था 1,80,000। ये देखो 1,80,000। 90। हाँ, 1,80,000 इंटू 3/6, 90। और इसमें से इन दोनों को कितना कंपेंसेट करना पड़ेगा? राहुल और रोहित को 1/3 और मैम 2/3। 36। हाँ, 30 और 60, 30 और 60,000। ठीक है, तो मेन चीज तो हम लोगों ने बना ही लिया है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर बोला है रिवैल्यूएशन, तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है 30,000 से, तो बढ़ेगा 30,000 30%। 2 लाख का 30% बोलो कितना हो जाएगा? 2 लाख का 30% मैम बाय रिवैल्यूएशन 60,000। बाय लैंड एंड बिल्डिंग हाँ। टू रिवैल्यूएशन ना, प्रॉफिट हो रहा है तो
হ্যাঁ ম্যাম ভুল করে लैंड बिल्डिंग 60,000 से बढ़ जाएगा तो लैंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 से बढ़ जाएगा 2,60,000 हो जाएगा। 2,00,000 प्लस 60,000 तो ये हो जाएगा 2,60,000। अच्छा, इसके बाद मशीन 2,00,000 है, मशीन को बोला है डिप्रिशिएट करना है 20%, तो मशीन 2,00,000। হ্যাঁ টু মেশিন হবে 40,000 हाँ 40,000 मतलब ये हो जाएगा 1,60,000। तो यहाँ पर 2,00,000 का 20% यानी कि 40,000। अच्छा, मशीन के बाद क्लोजिंग स्टॉक 80,000 हो जाएगा जो 1,00,000 था, मतलब कम हो जाएगा। तो टू क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 माइनस 20 कितना 80,000 हो जाएगा, मतलब कितने से कम हो रहा है? 20,000 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा नीचे के साइड आएगा, बीच में क्या है? और क्लोजिंग स्टॉक ही है। क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 लेस रिवैल्यूड 20,000 तो ये आ जाएगा 80,000। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा डेटर पे 5%, 2,00,000 का 5%, ट्रेड रिसीवेबल 2,00,000 शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, लेस 5% पीबीडीटी कितना हो जाएगा? 10 था। 10,000 तो फिर आंसर कितना आएगा? 90,000 1,90,000। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे 2 पीबीडीडी 2,00,000 का 5% यानी कि 10,000। फिर ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 राइट ऑफ हो जाएगा, तो 2,00,000 में 10,000 नहीं देना पड़ेगा, तो बेनिफिट है तो इधर आ जाएगा। बाई क्रेडिटर 10,000 तो क्रेडिटर का वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्रेडिटर का वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगा। 2,00,000 माइनस 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर 2,00,000 है, राइट ऑफ 10,000 तो फिर क्रेडिटर कितना हो जाएगा? 1,90,000। ठीक। अच्छा, फिर जेएलपी ऑफ पार्टनर सरेंडर एंड कैश 60,000। तो देखो पहले ये बोलो कि ये जेएलपी एज एन क्या है? जेएलपी एज एन एक्सपेंस, एज एन एसेट, एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी क्या है बोलो? देखो नो इम्पैक्ट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहीं दिख रहा मैम है এটা जेएलपी? এক্সপেন্স हाँ, तो फिर अगर एक्सपेंस है तो रिटायरमेंट हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू मिलने से सरेंडर वैल्यू क्या हो जाएगा पार्टनर लोगों में? मैम डिस्ट्रीब्यूट হয়ে যাবে डिस्ट्रीब्यूट, तो पहले बैंक टू जेएलपी फिर जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो बैंक टू जेएलपी, तो बैंक में लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं बैंक टू जेएलपी, जो भी पैसा मिला वो हम लोग लिख देंगे, जो कि है 60,000, और ये 60,000 पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में होगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख देते हैं, जगह थोड़ा बचा के लिखेंगे क्योंकि ऊपर तो बाकी चीज लिखना है ना, तो हम एक लाइन छोड़ देते हैं बाई जेएलपी। बोलो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो 3:2:1 जो इनका रेशियो है। 60,000 3 2 5 1 6 मतलब 10, 30,000 20 और 20,000 10,000 10,000, ठीक है। तो देखो ये कितना जरूरी है समझ में आना कि ये जेएलपी एज एन एसेट है तो या फिर एक्सपेंस है तो क्या ट्रीट होगा। गुडविल का तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो गुडविल का हमारा एंट्री क्या आया था? राहुल डेबिट, रोहित डेबिट टू राम। हाँ मैम ये 36 देखो, हाँ 30/60, राहुल डेबिट रोहित डेबिट टू राम, तो बाई राहुल बाई रोहित टू राम 30/60 30/60, ठीक है। अच्छा, द टोटल कैपिटल जो है सेम रहेगा लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा पहले के जैसे, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो टोटल कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी भी तो कर ले,
बाई बैलेंस बीडी वो करना बाकी है। तो वो तो मेरा 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ, 6 लाख टोटल। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। और ये टोटल कैपिटल ही मेरा इस बार भी एज अ क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मेरा कैपिटल जो है वो होना चाहिए 6 लाख। ठीक है, रोहित और राहुल का मिला के होना चाहिए 6 लाख। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना चाहिए? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वली है। तो फिर कितना 3 कितना हो गया? lakhs। हाँ, 3 लाख, 3 लाख। ये हो गया मेरा कैपिटल। तो वो क्लोजिंग कैपिटल में भी उतना ही लिख देंगे, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है कितना जगह चाहिए होगा ना, यहाँ जगह छोड़ रखा है तो इसीलिए मैंने कुछ किया नहीं है। देख लेते हैं और कुछ है क्या नहीं। आ, हाँ, 50% जो है राम को पे करेंगे और 50% उसका बाकी रखना है। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके क्लोज करते हैं। और तो कुछ है नहीं। तो रिवैल्यूएशन का अगर टोटल करोगे तो देखो प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। तो कुछ नहीं आ रहा है, न्यूट्रल हो हाँ गया। मैम 77। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ क्लोजिंग कैपिटल यहाँ लिख लेते हैं मेरे जगह। 4,20,000। हाँ, ये 3 लाख लिख लेते हैं, ये 3 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अ, राम का कैलकुलेट करो तो कैश एंड के 50% पे कर देंगे और बाकी राम्स लोन कर देंगे। ये कितना आ रहा है राम का? मैम 4,20,000। 4,20,000। तो 4,20,000 का आधा 2,10,000। 2,10,000 यहाँ पर लिखेंगे 4,20,000। अच्छा अब ये कहाँ लिखेंगे? ये चलो लिख देते हैं बैलेंस शीट में। राम्स लोन, राम्स लोन 2,10,000। और जो पेमेंट होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बाई राम्स कैपिटल 2,10,000। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस बना है उसका ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी 1 लाख। ठीक है, और राम के लोन अकाउंट में लिखेंगे बाई राम्स कैपिटल 2,10,000। ठीक है, तो मैक्सिमम जो भी लिखना था वो हम लोग लिख चुके शायद। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला। अच्छा अब देखो कितना पैसा लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको तो 3 लाख रखना है, जबकि इनका 2,20,000 -30 हो जा रहा है। तो 2,20,000 से 30 माइनस होने से 1,90,000 बचेगा, जबकि इनको 3 लाख रखना है। तो इनको और भी पैसा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? मैम 1,10,000। 1,10,000। तो टोटल करने से 3 लाख आ जाएगा। और इनका, इनको भी शायद लाना ही पड़ रहा है। चेक करो। হ্যাঁ ম্যাম 2,50,000 আনতে হবে। 2,50,000 আনতে হবে, ঠিক আছে। তো টোটাল হয়ে যাবে 3,60,000। আর ম্যাম এই রাহুলের ক্রেডিট সাইডের টোটালটা 3,30,000 হবে। হ্যাঁ, 3,30,000 हो, ठीक है। 3,30,000 हो जाएगा। और इधर हम लोग लिख देते हैं 1,10,000 और 2,50,000। ठीक है, तो ये 1,10,000 और 2,50,000। टू राहुल्स कैपिटल टू रोहित्स कैपिटल। और तो कुछ होना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा ये वाला मेरा जरूरत नहीं पड़ा, इतने जगह का छोड़ो। अब जो हुआ सो हुआ, जगह बच गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब इसका टोटल लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा। बाई बैलेंस ईडी, वही मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा। बोलो कितना आ रहा है? ম্যাম 5,20,000 টোটাল।
अच्छा, और बैलेंस 3,10,000। 3,10,000, 5,20,000। तो इधर बैंक बैलेंस लिख देते हैं, कैश एंड बैंक 3,10,000। अच्छा, राम का लोन ये क्लोज हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी बोल के। ये भी हो गया। बैलेंस शीट को अब बस टोटल करके टैली हो रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो इधर वाला हम कर लेते हैं। 6, 2, 8, एक 9 लाख, 9 लाख, और ये हो गया 10 लाख। ম্যাম অ্যাসেটটাও 10 লাখ হচ্ছে। चलो ठीक है, मैच हो गया। मैंने बोला ना, क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है। नॉर्मली यही होता है, क्वेश्चन अगर पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो सोच लो कि वो आसान है उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसमें बोला है, देखते हैं। बोल रहा है कि एबीसी वेयर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। द बैलेंस शीट है कैपिटल अकाउंट, फिक्सचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश। ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ गिव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए रिटायरमेंट एग्रीमेंट वाज देयरफॉर एंटर्ड एज ऑन 31st मार्च। तो ये रिटायर करना चाह रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड विच शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000 वाज टू बी रीओपेंड। बी वॉज क्रेडिटर, मतलब वही ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि रीओपन होगा, बी को फिर से क्या दिया जाएगा, बी को जो है प्रॉफिट कुछ दिया जाएगा, शायद ये बोनस दिया जाएगा इन कंसिडरेशन फॉर द एक्स्ट्रा वर्क। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सेम किया हुआ है। देखते हैं करने क्या बोला है। गिव नेसेसरी एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो चलो एंट्री करते, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बोला है। तो पढ़ते पढ़ते हम लोग एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन किया, अगर तुम लोग को याद आ रहा है। सबसे पहले प्रॉफिट को रीओपन करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को रीओपन करने से क्या होगा, सभी पार्टनर से प्रॉफिट को हम लोग वापस ले लेंगे, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उस रेशियो में। तो एंट्री क्या होगा, तो हम बहुत ही शॉर्ट में लिख लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो कितना था प्रॉफिट, 42,000, और ये रिटर्न बैक हो जाएगा कौन से रेशियो में, पहले जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यानी 3:2:1 में। तो 42,000 को 3:2:1 में वापस ले लो। और इसका हम नरेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। तो 3:2:1, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो 21,000, 7,000 हो रहा है, 14,000 ম্যাম और 14 আর 7। 7। फिर बी को हम लोग उसका बोनस देंगे, तो एंट्री हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा, 6,000। 6,000 देने के बाद बचेगा कितना हमारे पास प्रॉफिट, वो फिर से पार्टनर लोगों में नए वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, रिवाइज कर दिया उन्होंने रेशियो 2:3:1 पे। तो फिर से इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पीएल एडजस्टमेंट अब बच कितना रहा है, 42 से 6,000 चला, 36। 36,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नए वाले रेशियो में, टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो और नया वाला रेशियो है मेरा 2:3:1। तो सिक्स सिक्स से डिवाइड करेंगे तो 6,000 इंटू 2, 12, 18 और 18, 6। 6,000। ठीक है sir। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये वाला पॉइंट ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इसका सिंपल एवरेज करके 2 years का गुडविल का वैल्यूएशन करना है, फिर ही हम लोग एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट गुडविल का कहाँ करें, तो ये काफी सारा जगह छोड़ना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो, पहले पढ़ा नहीं ना इसीलिए। ठीक है, देखो हम बता देते, लगभग 12 एंट्री होगा। ठीक है, वैसे एग्जाम में तो तुम लोग पढ़ के ही करोगे, तो ये इशू होगा नहीं, क्योंकि मैंने कर दिया। तो अब हम बता दे रहे हैं कि लगभग 12 एंट्री होगा। तो यहाँ पर
थोड़ा आगे जाके हम गुडविल बना रहे थे। तुम लोग भी पेज रख दो, क्योंकि उसके बाद तुम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर ही गुडविल। तो फिर हम थोड़ा ज्यादा जगह रखते हुए कर रहे, पता नहीं कितना अब मेरा भी सही होगा कि नहीं। थोड़ा जगह रख दो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं, ठीक है। तो गुडविल का कैलकुलेशन, अच्छा ये तो मेरा पेज ही लास्ट होने को आ गया, तो हम ये पूरा पेज ही रख देते, पता नहीं कितना जगह चाहिए होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहे हैं। लास्ट 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5 और 5 साल का प्रॉफिट लिख लेते हैं। 15, 23, 25, 35, 42। 15, 23, 25, 35 ম্যাম এখানটাই ওয়েটেড অ্যাভারেজ হবে না? না, এই যে বলে দিয়েছে না সিম্পল করতে আমাদেরকে, তাই ও জন্য আচ্ছা, হ্যাঁ সিম্পল বলেছে। না বললে ওয়েটেড হতো, কারণ इंक्रीज होता। अच्छा হ্যাঁ तो ম্যাম। बोलो गुडविल कितना आएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले, गुडविल आ जाएगा वो प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 बोल रखा है। तो 20 और 10, 30, ম্যাম 40। 28,000 গুড প্রফিট, এভারেজ প্রফিট, আর ওটা 56,000। अच्छा ये 28,000 हो जाएगा, और 28,000 इंटू 2, 56,000, ठीक है। अच्छा अब इसमें ए का शेयर, तो उसके लिए फिर से वर्किंग नोट नंबर 2, रेशियो निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो, ए बी सी, ओल्ड न्यू डिफरेंस। तो पहले रेशियो कितना था, 3:2:1, नहीं हमारा तो रिवाइज्ड हो गया ना ये वाला, 2:3:1, और रिटायरमेंट के बाद 3:1, 2:3:1, और रिटायरमेंट के बाद 3:1। तो 3/6 माइनस 3/4, तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 24 आ जाएगा। 12 माइनस 18, 6/24, 1/6 माइनस 1/4, 2/24। तो रेशियो 6:2, यानी 3:1 हो जाएगा। अब इसको 3:1 में गुडविल ए यहाँ पर निकालते, ए शेयर 56,000 इंटू 2/6, कितना होगा, 18,667 আসছে। 18,667, और ये प्रोवाइड करेगा बी और सी अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि है 3:1, मतलब 3/4 और 1/4, कितना आ रहा है। একটা হচ্ছে 14,000। बाकी माइनस कर दो, 4,667 माइनस करने से, হ্যাঁ 4,667। ठीक है। अच्छा ये बना लिया हम लोगों ने गुडविल, ठीक है। अब ये गुडविल का एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कहाँ तक किया है, पीएल एडजस्टमेंट। अब गुडविल का एंट्री कर लेते हैं। तो गुडविल का एंट्री तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, क्या होगा, बीस कैपिटल, सीज C's कैपिटल, capital to S capital। वैल्यू हो जाएगा 18,667, 14,000 और 4,667, ये हो गया। अच्छा अब फिफ्थ नंबर का देखते हैं एंट्री क्या हो जाएगा। ये बी पॉइंट हो गया, फिक्सचर रिवैल्यूड हुआ है 39,800, तो फिक्सचर कितना था 30,000, तो 9,800 से बढ़ा है, तो फिक्सचर डेबिट 9,800 टू रिवैल्यूएशन, फिक्सचर अकाउंट डेबिट 9,800 टू
रिवैल्यूएशन 9800। फिर 6th नंबर में देखते हैं, बोला है पीबीडीडी क्रिएट करने के लिए 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट, बाकी एसेट बुक वैल्यू पे रहेगा, तो पीबीडीडी 2% क्रिएट करना है 90,000 पे 2% मतलब 1800। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीबीडीडी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी 1800, ठीक है। अब 1800 और कुछ रिवैल्यूएशन है नहीं, तो फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 9800 का प्रॉफिट, 1800 का मैम लॉस, तो फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट 8000 का प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी पार्टनर में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8000 टू ए टू बी टू सी, कितना आएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये वाला 2/6, 3/6, 1/6। मैम 2667 हम्म 4000 हम्म और 1333। ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक कर लिया, पॉइंट सी तक देखो हो चुका है। दैट द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय बी, जो अमाउंट ए को मिलने वाला है वो पे करेगा बी, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? ठीक है, इसका एंट्री होना चाहिए हम लोग का एज कैपिटल, क्योंकि ए का पे हो जाएगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, लेकिन पे कौन कर रहा है? बी, तो बी को हमें वापस रिम्बर्स करना पड़ेगा, तो बी इज कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, वो अमाउंट तो हम लोग कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे कितना होगा, ये एंट्री करके रख दिया। 9th नंबर में बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स, कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस शेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1, डिसाइड टू रिटेन फिक्सचर इन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू एंड इंक्रीज द प्रोविजन डेप टू 6%। अच्छा, पीबीडीडी को और 6% तक बढ़ाएंगे, तो 4%, 2% तो बढ़ाया और 4% बढ़ाना पड़ेगा। और ये मैंने तुम लोग को सिखाया है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या करोगे? कैपिटल में दे देना, ठीक है। फिर से रिवैल्यूएशन नहीं लिख के, तो क्या होगा? 20 कैपिटल डेबिट, ऐसा हम लोगों ने एडमिशन रिटायरमेंट दो जगह पे किया हुआ है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली क्या करेंगे, या फिर चाहो तो कर भी सकते हो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीबीडीडी मैम करके भी कर सकते। पीबीडीटी। हाँ, टू पीबीडीडी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा? हम लोगों ने ऑलरेडी 1800 क्रिएट किया है और हमें बढ़ाने के लिए बोला है 6। 3600। हाँ, 3600 हो जाएगा, 3600। तो 3600 इन दोनों में चार्ज कर दो, कौन से रेशियो में? इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, कितना हो जाएगा? मैम 2700 একটা 2700, अच्छा at 900। 900, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बोला है? बस टोटल कैपिटल 3 लाख वॉज बिफोर टू बी मेंटेन इन द न्यू रेशियो। अच्छा, 3 लाख टोटल कैपिटल होना चाहिए जो बी और सी अपने अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए हो सकता है इन्हें पैसा लाना वाना पड़े, तो उसके लिए दो एंट्री का जगह मैंने रख दिया है, ठीक है, पैसा लाना अगर पड़ा तो। अब यहाँ पर बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी बाई बैलेंस बी डी, 1.5 लाख, 1,50,000। अच्छा, फिर यहाँ से एंट्री देख देख के करेंगे। एस कैपिटल, बीस कैपिटल से टू पीएल एडजस्टमेंट 21, 14 और 7। बाई पीएल एडजस्टमेंट, अब वो बी को जो हम लोगों ने अमाउंट दिया है 6000, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से पीएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, अमाउंट देखते हैं, ये 12, 18 और 6, 12, 18 और 6, और गुडविल का एंट्री करेंगे बाई
B's capital by C's capital to A's capital। तो 14,000 और एक कितना था 4667। तो यहाँ पर हो जाएगा 14,4667। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू ए बी टू ए टू बी टू सी। तो बाई रिवैल्यूएशन 2667 4133। बी सी टू पीबीडीटी, तो टू पीबीडीटी हो जाएगा। $2,700 और 900। बस अब पैसा लाना है, क्या करना है वो देखना पड़ेगा। पहले ए को चेक करते हैं, ए को कितना मिलेगा। तो ये पूरा टोटल करो। इधर वाला कितना आ रहा है ए का टोटल? मैम 1,83,334। 1,83,334। अच्छा अब -21 करके देखो कितना पे करना है, जो कि बी पे करने वाला है। मैम 1,62,334। 1,62,334। अब ये लिख देते हैं इधर 1,62,334, 1,62,334 हो गया। अच्छा अब इधर देखते हैं कि कितना आ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल कितना रखना है? क्लोजिंग कैपिटल बोला था 3 लाख। 3 लाख। हाँ 3 लाख को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 3:1 में 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना मैम है। 2,25,000 और एक 75,000। अब चेक करो कि किधर बैलेंस आ रहा है, बी का टोटल किधर ज्यादा आ रहा है। तो बाई कैश या टू कैश जो भी आएगा। अगर इधर आया तो इधर लिखेंगे, इधर आया तो इधर लिख देंगे। ম্যাম বি এর ডেবিট সাইডে আসছে বেশি, টোটাল হচ্ছে 2,55,700। 50 90 আসছে না, এইদিকে বেশি আসছে আমার মনে হয় ক্রেডিট সাইডে দেখো, কারণ এদিকে ओ एक एंट्री इधर नहीं हुआ है, इसी वजह से गलत हो रहा है। बाई एज कैपिटल ये टू बीस कैपिटल 1,62,334, ये वाला भी तो इधर होना चाहिए ना, হ্যাঁ ম্যাম क्रॉस ওটা তো বি पोस्टेड। দেবে। हाँ तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर इधर बैलेंस आएगा। देखो 2 लाख समथिंग आसार কথা, 1 লাখ 2 লাখ, হ্যাঁ 2 লাখ সামথিং আসার কথা বোঝাই যাচ্ছে এখানটাতে। হ্যাঁ ম্যাম 2,90,334। अब माइनस कर दो 2,90,334 और ये सब बैलेंस करके कितना आ रहा है? এটা ম্যাম 34,634 আসছে। ঠিক আছে। আর এদিকে মনে হচ্ছে এদিকটা বেশি হবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে 75 আর এদিকে কম আছে। করো এদিকে অ্যাড। এটা ম্যাম 87,567। আর এদিকে এটা ম্যাম লেস করলে 30,234 আসছে। 30,234। तो पहले एंट्री लिख के कंप्लीट कर ले। यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगा 20 कैपिटल टू कैश, बी को फर्म से मिलेगा कितना 34,634, 34,634 मतलब वो विथड्रॉ करेगा और इंट्रोड्यूस करेगा सी।
तो एंट्री हम लोग का लेकिन कंप्लीट हो गया 30,234 30,234 ठीक है। कैपिटल अकाउंट भी बन के रेडी हो गया। अब कैश अकाउंट बोला था तो कैश में देख लेते हैं बैलेंस कुछ होगा कि नहीं। होगा जरूर। 50,000 टू बैलेंस BD 50,000 टू सीज कैपिटल 30,234 बाई बीज कैपिटल 34,634 और तो कुछ है नहीं तो बाकी बाई बैलेंस CD हो जाएगा। तो चेक करो कितना हो रहा है। 80,234 45,600 45,600 बस। अब बनेगा बैलेंस शीट। फिक्सचर एज इट इज। ये लोग फिक्सचर को रिवैल्यू रखेंगे बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है ऐसा बोला था इन्होंने। 30,000 प्लस रिवैल्यू 9,800 हुआ था तो 39,800। स्टॉक 1,70,000 सन्ड्री डेटर 90,000 था। टोटल PBDD 6% करना पड़ेगा। एक बार 4 एक बार 2 तो 5400 तो कितना आ जाएगा माइनस करके। और कैश 84,600 84,600 और कैश आया 45,600। अभी हम लोगों ने क्लोज किया। बस यही आइटम्स था और कुछ नहीं। और इधर कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर तो कैपिटल तो टोटल होना चाहिए 3 लाख। B और C टोटल 3 लाख। इंडिविजुअली हम लोग का कितना आया 2,25,000 और 75 75 और क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर 40,000 बस। और तो कुछ नहीं है तो 3,40,000 देख लो दोनों साइड 3,40,000 आ रहा है कि नहीं। हाँ मैम एसेट से 3 लाख ज्यादा ही जगह बच गया। और तो कुछ करना नहीं है। नहीं और कुछ नहीं होगा बस। ठीक है। इसमें हमारा ट्रू फॉल्स और MCQ बाकी रह गया है। वो डेथ लास्ट नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डेथ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ट्रू फॉल्स और MCQ जो है वो कंप्लीट करने के बाद ही डेथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है फिर आज इतना ही कर। थैंक यू मैम बाय मैम बाय बाय।